गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा इकोनॉमी लाइव सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे एक और बेहतरीन चैप्टर। और चैप्टर का नाम है MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इन हरियाणा। तो MSME को आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसा आप लोगों ने पहले वाले चैप्टर अच्छे से डिस्कस किए हैं मेरे साथ, तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सर महेंद्रगढ़ कब आपकी बुक आएगी? तो मंडे से मेरे बच्चों दोबारा से पूरे हरियाणा के अंदर आप लोगों को DNA ऑफ हरियाणा जो बुक है वो पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि पहली जो बुक मेरी रही DNA ऑफ हरियाणा, जो पहला मैंने स्लॉट मेरे बच्चों तैयार करवाया था, वो सारा का सारा बच्चे जो हैं वो मार्केट से ले जा चुके हैं। तो दोबारा से प्रिंटिंग में है बुक और मंडे को पूरे हरियाणा में अवेलेबल हो जाएगी। बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों ने किया है, इसके लिए धन्यवाद, और आगे भी आप लोग करते रहेंगे, इसके लिए एडवांस में धन्यवाद। चलेगा सर, पहली बार लाइव आया हूं, क्या बात है भाई, कहाँ बिजी रहते हो इतना तुम लोग? पहली बार लाइव क्यों आए? दिल्ली आना चाहिए। दिल्ली तो कैसे आओगे, दिल्ली तो मैं ही लाइव नहीं आता हूँ, ठीक है, मैं भी एक दिन छोड़ के ही क्लास ले रहा हूँ अब। चलेगा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक का जो नाम है वो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा, MSME टॉपिक का नाम है। इसको बोलते हैं माइक्रो, हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म, ठीक है। माइक्रो के बाद स्मॉल, स्मॉल को बोलेंगे लघु, एंड मीडियम, मीडियम को बोल देंगे मध्यम, और ई से बनेगा एंटरप्राइजेज। इन हरियाणा। हिंदी में बोलेंगे मेरे बच्चों सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम। उपक्रम का मतलब आयोजन होता है, ठीक है। यदि हम समझने की थोड़ी सी भी कोशिश करें तो उपक्रम शब्द थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। उपक्रम का मतलब है किसी भी चीज को स्थापित करने से पहले जो तैयारी की जाती है, इसको हम उपक्रम बोल देते हैं, मतलब एक प्रकार से आयोजन होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम हरियाणा में, ये आपका टॉपिक है। इसमें हम छोटे, मध्यम और लघु उद्योगों के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे। आप सभी ये जानते हैं कि किसी भी राज्य या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योगों का विशेष स्थान रहता है, और उन उद्योगों में भी यदि मैं चर्चा करूं तो उद्योग सिर्फ अर्थव्यवस्था में ही योगदान नहीं देते, बल्कि मेरे बच्चों रोजगार की मैं बात करूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की मैं बात करूं, तो उसमें भी उद्योग क्या रहते हैं, भागीदार रहते हैं। तो किसी भी राज्य या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। उन उद्योगों का अर्थव्यवस्था में स्थान होने के साथ साथ किसी भी देश के अंदर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, साथ के साथ आर्थिक विकास में योगदान देना भी बड़े स्तर पे देखा जाता है। तो उद्योग जो हैं वो कई टाइप के होते हैं। बड़े उद्योग होते हैं, फिर बड़े से थोड़ा सा छोटा जिसको मध्यम उद्योग बोल देंगे, मध्यम से थोड़े से छोटे जिनको हम लघु उद्योग बोल देंगे, और लघु उद्योग से भी छोटे जिनको हम माइक्रो इंडस्ट्रीज बोल देंगे, मतलब सूक्ष्म उद्योग बोल देंगे। तो ये जो आपके लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है? बार बार मैं आज के
चैप्टर के अंदर लघु उद्योग बोलूंगा, सूक्ष्म उद्योग बोलूंगा, मध्यम उद्योग बोलूंगा, कुटीर उद्योग बोलूंगा। तो जब मैं बार बार इन शब्दों का मेरे बच्चों यूज करूंगा तो इन शब्दों का अर्थ भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुटीर उद्योग कौन से होते हैं, लघु उद्योग कौन से होते हैं। कुटीर जो उद्योग होते हैं ना, इसके अंदर मजदूर नहीं होते हैं। मजदूर का मतलब कोई बाहर से भाड़े के मजदूर नहीं इसके अंदर शामिल किए जाते। इसके अंदर घर के सदस्य ही शामिल होते हैं। मान के चलिएगा कोई चमड़े के जूते का काम करता है, अब चमड़े के जूते के लिए बिहार से लेबर लेके आने की जरूरत थोड़ी है, ठीक है। तो जो चमड़े का काम कर रहा होगा उस घर के अंदर जो बाकी सदस्य हैं वो भी उस व्यक्ति के साथ मिलकर मेरे बच्चों अपने उस कारोबार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसे उद्योग आपके कुटीर उद्योग कहलाते हैं। और लघु उद्योग जो होते हैं इनके अंदर हमें भाड़े के मजदूरों की जरूरत होती है। तो ये लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के अंदर एक अंतर हुआ। दूसरे अंतर की तरफ मैं चलूं तो दूसरा डिफरेंस आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि जो कुटीर उद्योग होते हैं ये आपको गांव के अंदर ही ज्यादा नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही होते हैं, शहर में भी होते हैं, लेकिन यदि मैं बड़े स्तर पे बात करूं तो ये आपको हमेशा गांव के अंदर ही नजर आएंगे कुटीर उद्योग, ठीक है। जैसे जूता बनाने का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। या हम बात करेंगे मेरे बच्चों कोई ऊन वगैरह का काम है, ठीक है। या हम बात करेंगे कोई हैंडलूम का काम है, दरी गलीचे का काम है, ये सारे के सारे कुटीर उद्योग के अंदर ही शामिल होते हैं। और जो लघु उद्योग होते हैं ये आपके छोटे और मध्यम शहरों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये इसका एक दूसरा एग्जांपल है कि लघु और कुटीर उद्योग कौन से होते हैं। तो कुटीर उद्योग में ध्यान रखना है कि कोई ज्यादा लोग मेरे बच्चों जुड़े नहीं होते हैं, सिर्फ घर घर के सदस्य ही जुड़े होते हैं। और जो लघु उद्योग है इसके अंदर जो मजदूर हैं वो जुड़ना स्टार्ट होते हैं, भाड़े के मजदूर इसके अंदर शामिल होते हैं। छोटे और मध्यम शहरों के अंदर आपको लघु उद्योग देखने को मिलेंगे। कुटीर उद्योग आपको ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही नजर आएंगे, ठीक है। हाँ चलेगा भाई, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं हूं भाई आप लोगों का फैन, सही बता रहा हूं कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं तो फैन मैं हूं आप लोगों का। और आप लोगों के ये काम आ जाए बस, मैं यही चाहता हूं। बाकी मेरा कोई और उद्देश्य है ही नहीं। कि जो आप लोग मेहनत कर रहे हो ना ईमानदारी से, अपनी परिस्थितियों से आप ऊपर उठना चाहते हो तो भगवान आपका साथ दे, आपकी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करवाए, ठीक है। तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सूक्ष्म लघु और मध्यम जो मैंने आपको उद्योग बताए हैं, ठीक है, इनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, इनके वर्गीकरण की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे उद्योगों के वर्गीकरण की। उद्योगों का जो वर्गीकरण होगा मेरे बच्चों, सबसे पहले होगा सूक्ष्म उपक्रम। इंग्लिश में बोल देंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस। बच्चों जो सूक्ष्म उपक्रम है ये कौन सा उपक्रम होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, क्या इसका क्राइटेरिया मेरे बच्चों होता है, ठीक है। सूक्ष्म उपक्रम जो होते हैं आपको ध्यान रखना है 2006 के अंदर ये सूक्ष्म मध्यम और लघु उपक्रमों की एक डेफिनेशन दी गई कि किनको हम सूक्ष्म उपक्रम बोलेंगे, किनको हम लघु उपक्रम बोलेंगे, किनको हम मध्यम उपक्रम बोलेंगे। तो वर्ष 2006 में जो परिभाषा दी गई थी बच्चों, इस परिभाषा के अनुसार जिस उपक्रम के अंदर
25 लाख तक का निवेश किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सूक्ष्म उपक्रम। मतलब एक ऐसा उपक्रम, एक ऐसा एंटरप्राइज जिसके अंदर मेरे बच्चों निवेश राशि जो है वो 25 लाख तक हो, 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे उपक्रम को हम किस में काउंट करेंगे, सूक्ष्म उपक्रम के अंदर काउंट करेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंदर हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो 25 लाख तक की निवेश राशि है ये किसके लिए है, ये प्रोडक्शन के लिए है, उत्पादन के लिए है। कोई भी उत्पादित इकाई लगाई जा रही है जिसके अंदर निवेश राशि 25 लाख रुपए तक की तय हो, ऐसे उपक्रम को मेरे बच्चों माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये जो राशि है ये किसकी राशि है, ये उत्पादन की राशि है, प्रोडक्शन के लिए निवेश की गई राशि है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम सेवा क्षेत्र के अंदर राशि की बात करें, सेवा क्षेत्र के अंदर हम यदि राशि की प्राप्त राशि की हम बात करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि सेवा प्रदान करने हेतु दस लाख तक की राशि का निवेश राशि का निवेश करने वाला यह उपक्रम होता है। मतलब प्रोडक्शन के लिए 25 लाख तक की राशि का निवेश होना चाहिए और सेवा के लिए मेरे बच्चों 10 लाख तक की राशि का निवेश होना चाहिए, और ऐसा उपक्रम ही आपका माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाता है, मतलब सूक्ष्म उपक्रम कहलाता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपसे इतना सा पूछेगा कि सूक्ष्म उपक्रम के अंदर प्रोडक्शन के लिए कितने लाख तक की राशि निर्धारित की गई है, आप बोलेंगे 25 लाख तक की राशि निर्धारित की गई है। और कौन से साल दी गई परिभाषा के अनुसार, 2006 के अंदर इन उद्योगों की डेफिनेशन दी गई कि किसको हम सूक्ष्म बोलेंगे, किसको हम लघु बोलेंगे, किसको हम मध्यम बोलेंगे। तो सूक्ष्म आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि प्रोडक्शन के अंदर जो निवेश राशि होगी वो 25 लाख तक की होनी चाहिए, और सेवा क्षेत्र के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर हम बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो निवेश राशि है वो 10 लाख तक की होनी चाहिए। फटाफट एक बार नोट कीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को लघु उपक्रम पढ़ा रहा हूं, मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेस हम पढ़ेंगे। और लघु उपक्रम के अंदर ये जो राशि है ये 5 करोड़ तक मेरे बच्चों चली जाएगी। ठीक, चलेगा भाई, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। बिल्कुल, 1 तारीख से हम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे, 1 तारीख से हम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू भी उसके अंदर होगा, और जो आपकी सीईटी मेंस के अंदर सबसे मेन सब्जेक्ट होंगे, और उन्हीं सब्जेक्ट का मेरे बच्चों में आपको एक एमसीक्यू बैच 2 महीने के अंदर कवर करवाऊंगा। तो 2 महीने आपको लगातार क्लास मिलेगी, 3 से 4 टीचर उसके अंदर आप लोगों को पढ़ाएंगे, और एक नॉमिनल प्राइस के अंदर, नाम मात्र फीस के अंदर आप लोगों का एक प्रैक्टिस बैच मैं लेके आ रहा हूं। लगभग 1 तारीख के अराउंड उसको स्टार्ट हम कर देंगे अच्छे से। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो देखिएगा, सूक्ष्म उपक्रम के बाद अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों लघु उपक्रम की। स्मॉल एंटरप्राइजेस
इसके अंदर आपको ध्यान रखना है प्लांट व मशीनरी की जब बात होगी हेतु जो निवेश राशि तय की गई है बच्चों, वो तय की गई है 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक। मतलब जिस उद्योग के अंदर निवेश राशि 5 करोड़ तक हो उसे हम कौन सा उपक्रम बोलेंगे? उसको हम लघु उपक्रम बोलेंगे, स्मॉल एंटरप्राइजेस बोलेंगे। ठीक है। प्लांट व मशीनरी हेतु निवेश राशि। यदि हम बात करें इक्विपमेंट्स के लिए, या संयंत्रों की हम बात करें, हेतु जो निवेश राशि तय की गई है तो माइक्रो एंटरप्राइजेज के अंदर 10 लाख की राशि थी मेरे बच्चों इसके लिए, तो इसमें 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की राशि निर्धारित की गई है। 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक। तो इस क्राइटेरिया को जो इंडस्ट्री मेरे बच्चों फॉलो करेगी उस इंडस्ट्री को हम स्मॉल इंडस्ट्री बोलेंगे, मतलब स्मॉल एंटरप्राइजेस बोलेंगे, लघु उपक्रम उसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मध्यम उपक्रम की। मीडियम एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर उत्पादन हेतु यदि कोई प्लांट लगाया जा रहा है बच्चों, तो उसके लिए जो निवेश राशि का क्राइटेरिया तय किया गया है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच से तय किया गया है। 5 करोड़ से 10 करोड़। बात करें हम संयंत्रों के लिए निवेश राशि की, ये जो क्राइटेरिया तय किया गया है ये तय किया गया है 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच। 2 करोड़ से 5 करोड़। तो आपको ये जो 3 शब्द मैंने सबसे पहले लिखे हैं बच्चों, जो चैप्टर का नाम ही है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, तो इनका मीनिंग आप लोगों के समझ में आ चुका होगा कि हम माइक्रो किसे बोलेंगे जिसके अंदर निवेश राशि 10 लाख तक हो, या स्मॉल किसे बोलेंगे जिसके अंदर निवेश राशि मेरे बच्चों 5 करोड़ तक हो, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और 25 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। यदि मैं बात कर रहा हूं माइक्रो के अंदर तो प्रोडक्शन यूनिट 25 लाख तक बच्चों हम निवेश कर सकते हैं, और सेवा के लिए या संयंत्र के लिए हम 10 लाख तक की राशि निवेश कर सकते हैं। यदि हम बात करें मध्यम उपक्रम की, तो मध्यम उपक्रम के अंदर ये जो क्राइटेरिया है निवेश राशि का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है 10 करोड़ तक तय किया गया है। 10 करोड़ से ज्यादा यदि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर पैसा लग रहा है तो इसका मतलब वो मीडियम एंटरप्राइजेस का हिस्सा नहीं माना जाएगा, तो मेरे बच्चों फिर वो बिग एंटरप्राइजेस हो जाएगा, मतलब वो बड़ा उपक्रम हो जाएगा, वो मध्यम उपक्रम में काउंट नहीं होगा। तो यहां तक बातें समझ में आई? एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तीनों के तीनों आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है।
अब देखिएगा 2015 के अंदर सरकार ने क्या किया। 2015 में सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद मेरे बच्चों इनकी जो राशि है वो बढ़ा दी गई। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो मध्यम उपक्रम है, लघु उपक्रम है, सूक्ष्म उपक्रम है, तो 2015 के अंदर सरकार ने जो बिल मेरे बच्चों पारित किया इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, तो जो राशि बढ़ाई गई है वो कितनी बढ़ाई गई है, तो एक बार इतना सा नोट कीजिएगा, डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद। देखिएगा मेरे बच्चों, ये जो बैच होगा ना, ये YouTube के ऊपर नहीं होगा, ये आपका एप्लीकेशन पे ही होगा, ठीक है। YouTube के ऊपर कभी पढ़ा नहीं जा सकता है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, बाकी लोग आप लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो लोग आते हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर कन्वर्ट करने के लिए ही आते हैं, चाहे कोई भी आता हो, चाहे मैं आता हो, चाहे दूसरे एप्लीकेशन वाले आते हो। तो इस सिस्टमेटिक ढंग से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए जो मेहनत करके दिया जाता है वो यूट्यूब के ऊपर कभी नहीं दिया जाएगा। कलयुग का जमाना है, कोई आपका भला नहीं कर रहा, ठीक है। सारे अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। तो यूट्यूब को छोड़ के एक अच्छी जगह जुड़ के प्रॉपर अच्छे ढंग से आप तैयारी कर लीजिएगा। कोई ज्यादा फीस ऑनलाइन के अंदर नहीं होती है। 800-900 हजार तक आप लोगों को बैच मिल जाता है और 800-900 हजार रुपए आप लोगों के लिए कोई ज्यादा मुश्किल है भी नहीं। हरियाणा में हमने जन्म लिया है तो 800-900 हजार रुपए हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि कम से कम 15 से 20 हजार का मोबाइल आप लोगों ने ले रखा होगा। वो भी आप लोगों ने नौकरी लग के तो नहीं लिया है, ठीक है। तो घर वाले आपको पढ़ने के लिए पैसा कभी भी मना नहीं करेंगे कि हम आपको पैसा नहीं देंगे। मोबाइल के लिए मना कर सकते हैं कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए तो कभी भी मना नहीं करेंगे। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। अब आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, कि सरकार द्वारा 2015 में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास बिल पारित करके इनकी निवेश राशि को मेरे बच्चों बढ़ाया गया। इनकी निवेश राशि को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। कितनी कितनी इनकी निवेश राशि मेरे बच्चों बढ़ाई गई। तो दो प्रकार की मैंने निवेश राशि आपको बताई थी। एक को हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग, एंटरप्राइजेज, एक को हम बोलेंगे सर्विस प्रोवाइडिंग एंटरप्राइजेज। ठीक है।
और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस की। तो बच्चों माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो हमने राशि 25 लाख तक की पड़ी थी, अब उसको बढ़ाकर कितना किया गया, डबल कर दिया गया, मतलब 50 लाख रुपए। 2006 की परिभाषा के अनुसार तो 25 लाख तक की निवेश राशि थी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेकिन 2015 के अंदर जो सरकार के द्वारा यह बिल पारित किया जाता है और निवेश राशि को बढ़ाया जाता है, तो मेरे बच्चों सूक्ष्म उपक्रम के लिए ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज राशि निर्धारित की गई वो 50 लाख रुपए। सर्विस प्रोवाइडिंग जो मेरे बच्चों राशि थी हमारी 2006 की परिभाषा के अनुसार वो 10 लाख थी, उसको बच्चों डबल कर दिया गया और वो हो गई कितने लाख, 20 लाख रुपए। मतलब डबल के ऊपर आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद लघु की हम बात करेंगे। स्मॉल एंटरप्राइजेस की हम बात करेंगे। ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइजेस 2006 की परिभाषा के अनुसार मैंने आपको बताया था कि 25 लाख से 5 करोड़ तक। तो मेरे बच्चों इसके अंदर जो राशि है वो 50 लाख से कितनी कर दी गई, 50 लाख से 10 करोड़ तक। मतलब 5 करोड़ का सीधा सीधा क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, ठीक है। तो उत्पादित इकाइयों के लिए जो निवेश राशि तय की गई है वो 10 करोड़ रुपए तय की गई है। और सर्विस प्रोवाइडिंग एंटरप्राइजेस के लिए जो 2 करोड़ थे उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 करोड़ कर दिया गया। अब हम बात करेंगे बच्चों मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि मध्यम जो इकाइयां होंगी, उपक्रम होगा। ये जो राशि है ये कर दी गई 30 करोड़, और सर्विस प्रोवाइडिंग जो राशि है ये कर दी गई बच्चों 10 करोड़। ये चार्ट आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और ये चार्ट है आपका अकॉर्डिंग टू 2015। पिछली जो बातें मैंने बताई थी वो 2006 के अंदर दी गई परिभाषा के अकॉर्डिंग बताई थी। कीजिएगा एक बार फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अलग अलग राज्यों के अंदर ये अलग अलग राशि है, अलग अलग राज्यों के अंदर ये अलग अलग राशि है मेरे बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यदि मैं अपने हरियाणा के अंदर बात करूं, हरियाणा के अंदर वर्तमान में मैं बात करूं मशीनरी और प्लांट हेतु जो निवेश राशि है वो 1 करोड़ रुपए है। ये बिल्कुल 2022 की बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। 2022 के अंदर 1 करोड़ रुपए राशि हरियाणा के अंदर की गई। ठीक है, तो ये जो 50 लाख हैं ये हरियाणा के अंदर कितनी है निवेश राशि, 1 करोड़ है। और हम बात करेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो यहां 30 करोड़ है मेरे बच्चों, वो 50 करोड़ यहां पर हरियाणा सरकार ने तय कर रखे हैं। मध्यम उपक्रम हेतु जो वर्तमान में हरियाणा के अंदर राशि तय की गई है वो 50 करोड़ रुपए तय की गई, 50 करोड़ रुपए तय की गई है, ठीक है।
सर फर्स्ट एड भी है सिलेबस में, ग्रुप 56 में, तो फर्स्ट एड वाला तो खुद पढ़ लेना भाई, ठीक है। फर्स्ट एड वाला भी मेरे को ही पढ़ाना पड़ेगा क्या? भूपेंद्र शर्मा भाई, सभी के कमेंट मेरे को शो होते हैं। सर नरेगा में काम करके फीस जुटाई है, बहुत अच्छी बात है मनदीप कुमार। मेहनत और पसीने से कमाया गया पैसा अच्छी जगह तुमने लगाया है, कोचिंग में, है ना। और अब उसी मेहनत के बलबूते आप नौकरी भी लग जाओगे। तो जिस बच्चे ने पैसा कमाया होगा ना आज तक, वो बच्चा तो कभी भी पढ़ाई को हल्के में नहीं लेगा। और जिस बच्चे ने अभी तक अपने माँ बाप के पैसे से ही मेरे बच्चों कोचिंग ली होगी, हो सकता है वो पढ़ाई को हल्के में ले जाए और बाकी मार्केट की चकाचौंध में फंस जाए। तो जिस बच्चे ने मेहनत से खुद पैसा कमा के बच्चों पढ़ाई के अंदर इन्वेस्ट किया है ना, तो वो कभी पढ़ाई को हल्के में ले ही नहीं सकता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अपने हरियाणा के अंदर सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थिति के बारे में। हरियाणा में सूक्ष्म व लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थिति। पहले हम इकाइयों की बात करेंगे, फिर हम उसके अंदर मजदूरों की भी बात करेंगे, फिर आपको यह भी बताऊंगा कौन से जिले के अंदर कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं, कौन सा वो जिला है जहां सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं, कौन सा वो जिला है जहां पर सबसे कम औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है। यदि हम अपने हरियाणा के गठन की बात करें मेरे बच्चों, तो गठन के समय हरियाणा के अंदर जो सूक्ष्म और लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या थी वो बहुत कम थी। गठन के समय का मतलब यहां पर 1966 और 67 की बात हो रही है। संख्या जो थी वो थी मेरे बच्चों 4519, 4519 लघु और सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां हरियाणा के अंदर काम कर रही थी। और इन इकाइयों से जो आउटपुट मिल रही थी हमें, उत्पादन जो हो रहा था वो कितने करोड़ रुपए तक का? 83 करोड़ रुपए तक का। मतलब गठन के समय मेरे बच्चों उद्योग हरियाणा के अंदर न के बराबर ही थे, और हरियाणा की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का कोई बड़ा योगदान नहीं था। लेकिन वर्तमान स्थिति की मैं बात करूं, वर्तमान का मतलब है मेरे बच्चों जो रिपोर्ट सरकार ने दी, और ये रिपोर्ट जो बात हम करेंगे वो 2015-16 की बात करेंगे, ठीक है। और वर्तमान के अंदर जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो 95,373 मेरे बच्चों लघु और सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां हरियाणा के अंदर काम कर रही। और यदि हम बात करें उत्पादन की, तो उत्पादन जो है वो बहुत बड़े स्तर पर जा चुका है। 53,426 करोड़ रुपए ये आउटपुट ये औद्योगिक इकाइयां देती हैं, जिनकी संख्या 95,373 मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो जो आउटपुट है मेरे बच्चों वो आपको ध्यान रखना है 53,426। बस एक बार पढ़ लेना, ये ऐसे आप लोगों से आंकड़ों में क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा यदि पैसे की बात है, लेकिन संख्या जरूर पूछ लेगा कि गठन के समय औद्योगिक इकाइयां हरियाणा के अंदर लघु और सूक्ष्म कितनी थी, तो आपको बोलना है 4519 थी। तो ये हरियाणा के अंदर लघु और सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गठन के समय पंजीकृत जो कारखाने थे वो हरियाणा के अंदर कितने थे बच्चों?
गठन के समय का मतलब है 66-67। पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड जो आपके कारखाने थे हरियाणा में। और पंजीकृत कारखानों की जो मेरे बच्चों संख्या थी हरियाणा के अंदर वो 1168 थी। 1168। और इन 1168 कारखानों के अंदर जो कर्मचारी काम करते थे वो 71,016 कर्मचारी काम किया करते थे। इकहत्तर हजार 16 मेरे बच्चों 1168 कारखानों के अंदर क्या किया करते थे, काम किया करते थे। यदि वर्तमान की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो कारखाने हैं, वर्तमान का मतलब 2015-16, कारखाने हैं 11,574। ठीक है। और 11,574 कारखानों के अंदर मेरे बच्चों बात करें, कर्मचारी हैं लगभग 8.5 लाख। कितने कर्मचारी हरियाणा के अंदर कारखानों में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपसे आंकड़े पूछे जाएंगे तो जो बता रहा हूं सिर्फ यही पूछे जाएंगे। और सीईटी प्री के अंदर आप लोगों ने आंकड़ों का खेल देखा भी होगा कि कैसे कैसे आंकड़े आपसे पूछे जाते हैं। बिजली उपभोक्ताओं की संख्या तक आप लोगों से पूछ ली जाती है कि हरियाणा में कितने बिजली उपभोक्ता हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गठन के समय हरियाणा में कितनी लघु और सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयां थी, तो 4519 बोलना है। प्रेजेंट टाइम में पूछ ले तो 95,373 बोलना है। गठन के समय पंजीकृत कारखानों की संख्या पूछ ले तो 1168 बोलना है। और पंजीकृत कारखाने यदि 2015-16 की रिपोर्ट के आधार पर पूछ ले तो 11,574 आप लोगों को बोलना है बच्चों। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सबसे ज्यादा जो हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों उद्योग धंधे हैं वो कौन से जिले के अंदर है। अब 22 जिले मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब 22 के 22 जिलों के अंदर कितने उद्योग धंधे हैं ये आपको याद नहीं रखने हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग के 3 बता देता हूं जहां सबसे ज्यादा उद्योग धंधे होंगे, उनकी संख्या भी बता दूंगा कि उस जिले के अंदर कितने उद्योग धंधे हैं। और साथ के साथ जहां सबसे कम उद्योग धंधे हैं, औद्योगिक इकाइयां मेरे बच्चों स्थापित हैं हरियाणा के अंदर, उन 3 जिलों की हम बात करेंगे। लगभग 6 जिले हम पढ़ लेंगे। ठीक है, 22 के 22 पढ़ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी नहीं है, क्योंकि इतने आंकड़े आप कैसे याद रख पाओगे। तो जल्दी से मेरे को एक बार बता दीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो कौन से जिले के अंदर है। आप लोग खूब पढ़ते हैं कि हरियाणा का औद्योगिक जो शहर है, हरियाणा का जो औद्योगिक शहर है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो औद्योगिक शहर है, जिसे राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है, फरीदाबाद। फरीदाबाद ही बच्चों सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयों वाला जिला भी है और शहर भी है। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा, वह सबसे कम। औद्योगिक इकाइयों वाले जो जिले होंगे, वो कौन से होंगे। नंबर 1 पर होगा मेरे बच्चों फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो कहाँ है, फरीदाबाद। ये अपने उत्तर भारत का ही सबसे बड़ा औद्योगिक जिला भी है, शहर भी है। फरीदाबाद के अंदर यदि हम औद्योगिक इकाइयों की संख्या की बात करें तो 2588 मेरे बच्चों यहाँ पर रजिस्टर्ड जो कारखाने हैं वो काम कर रहे हैं, औद्योगिक इकाइयां काम कर रही हैं। फरीदाबाद के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है ये आप लोग बता सकते हो।
भाई भूपेंद्र शर्मा जितना पढ़ा रहा हूं ना उसके ऊपर फोकस कर ले, है ना। बीच बीच में ऐसी ऐसी बातें करेगा तो फिर मेरा भी मूड खराब करेगा तुम। जो पढ़ा रहा हूं ये बात मेरे दिमाग में भी आती है। आप लोगों से थोड़ा सा मेरा दिमाग ज्यादा ही चलता होगा हरियाणा जीके में, तो बाकी सब्जेक्ट में तो हो सकता है मैं तुम लोगों से कमजोर हूं, लेकिन हरियाणा जीके में तो कमजोर नहीं मिलूंगा भाई, है ना। तो ये बातें मेरे दिमाग में भी चलती हैं जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन के रूप में आ रही हैं। तो जितना पढ़ा रहा हूं ना इसी में से आएगा, बस इससे फालतू तुम मत जाओ कहीं पर भी, वरना तो मैं 22 के 22 जिलों के कारखाने छपा के छोड़ दूंगा और तुम याद करते रहना, उसका पेपर से कोई लेना देना भी नहीं होगा। मैं रिपोर्ट तुम्हें 2014 की भी बता दूंगा, 2013 की भी बता दूंगा, कारखाने 1976 के अंदर भी बता दूंगा, 86 के अंदर भी बता दूंगा। तो इतना नहीं पढ़ा जाता, मतलब सारा का सारा जो किताब के अंदर कंटेंट है वो सारा का सारा पढ़ने लायक नहीं होता है, छोड़ना भी आना चाहिए। यदि आपको छोड़ना नहीं आता है पढ़ाई के अंदर तो चाहे तुम 12 घंटे पढ़ते रहना, नौकरी नहीं लगोगे, क्योंकि जीके की कोई लिमिट थोड़ी है। तो जीके को स्ट्रोंग करने के लिए आपको छोड़ना आना चाहिए कि कौन सी चीज एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा, है ना। समझ में आई बात। तो रिपोर्ट तो आई है, लेकिन उन रिपोर्ट के अंदर जैसे मैंने लिखा है इस तरीके से कोई भी डेटा अच्छे तरीके से नहीं दिया गया है, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं भाई। बिल्कुल, फरीदाबाद जो है वो पहले नंबर पे है, आप सभी जानते हैं, और दूसरे नंबर पे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है कि सर गुड़गांव है। गुड़गांव ही बच्चों हरियाणा के अंदर दूसरा सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयों की संख्या वाला आपका जिला है। और गुरुग्राम के अंदर हम बात करें तो 2267 इकाइयां मेरे बच्चों काम कर रही हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पे नाम आता है यमुनानगर का, और यही वो 3 जिले हैं हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों जहां सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर। और यहां पर औद्योगिक इकाइयों की संख्या जो है वो है मेरे बच्चों 1308। ठीक है, तो ये 3 जिले आपको ध्यान रखने हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर। ये जो 3 जिले हैं इन्हीं 3 जिलों के अंदर हरियाणा की कुल औद्योगिक इकाइयों का 50% स्थापित है बच्चों। प्रदेश की कुल औद्योगिक इकाइयों का 50 है, मतलब इन 3 जिलों के अंदर हरियाणा के आद्य उद्योग धंधे क्या है, स्थापित है। इसमें फरीदाबाद, गुड़गांव और यमुनानगर का नाम आता है। फटाफट नोट कीजिएगा भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और सबसे कम जो औद्योगिक धंधे हैं वो आप सभी जानते हैं, जो सबसे पिछड़े हुए आपके माने जाएंगे, वो आपके 3 जिले कौन से होंगे बता सकते हो तुम? औद्योगिक दृष्टि से हरियाणा के सबसे पिछड़े हुए जिले यदि आपसे पेपर में पूछ लिए जाए तो क्या आप लोग बता सकते हो हरियाणा के सबसे पिछड़े हुए जिले औद्योगिक दृष्टि से कौन से हैं बच्चों? एक बार नोट कीजिएगा, नोट करके डन लिखिएगा भाई। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नू, बहुत अच्छे, पहला तो नू हो गया। दूसरे नंबर पे बताओ। नू के अंदर टोटल 17 उद्योग धंधे हैं बस। पूजा ने बता दिया मेवात, नू मेवात तो एक ही बात है। भूपेंद्र शर्मा ने बताया है महेंद्रगढ़, ये भी बहुत अच्छी बात है। महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर तीसरे नंबर पे आता है यदि हम सबसे कम उद्योगों की बात करते हैं तो। पहले नंबर पे आता है नू जहां 17 औद्योगिक इकाइयां हैं। तीसरे नंबर पे आता है महेंद्रगढ़। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आता है ये और बता दीजिएगा।
बिल्कुल, नरेंद्र ने सही आंसर दिया है सर। नू, पलवल और महेंद्रगढ़, बहुत अच्छे भाई। तो सबसे कम जो औद्योगिक इकाइयां हैं वाले जिले आपको ध्यान रखना, जिसके अंदर सबसे पहले आएगा नू, यानी मेवात। सिर्फ 17 औद्योगिक इकाइयां हैं बच्चों ये। ठीक है। दूसरे नंबर पे है पलवल, जो 21वां जिला आपका था, फरीदाबाद से अलग होकर बना। मात्र 40 औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर काम कर रही हैं। तीसरे नंबर पे है बच्चों महेंद्रगढ़। 61 औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर काम कर रही है। बच्चों ये जो 3 जिले हैं, इन 3 जिलों में हरियाणा की कुल औद्योगिक इकाई का 1% से भी कम स्थापित है। हरियाणा की कुल औद्योगिक इकाइयों का 1% से भी कम क्या है बच्चों, स्थापित है। ठीक है। तो वो 3 सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयों वाले जिले थे, ये 3 सबसे कम औद्योगिक इकाइयों वाले जिले आप लोगों को ध्यान रखने हैं बच्चों। कोई मेरे को एक बात बता सकता है, एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है कोई बच्चा? मैं आप लोगों से पूछूं कि हरियाणा ने पहली बार उद्योग धंधों के लिए अपनी जो उद्योग नीति है वो कब मेरे बच्चों लागू की थी? मतलब हरियाणा ने अपनी पहली उद्योग नीति जो है वो कब शुरू की थी? कोई ऐसा बच्चा है इंटेलिजेंट क्लास में जो इस क्वेश्चन का आंसर दे दे मेरे को? क्योंकि उद्योग धंधे पढ़े जा रहे हैं तो उनको बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई पॉलिसी तो सरकार के द्वारा बनाई गई होगी। तो सबसे पहले इन उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने जो पॉलिसी तैयार की थी वो कौन से साल तैयार की थी? ऐसा कोई बच्चा जो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दे। मेरे बच्चों हम पढ़ेंगे अब प्रदेश में सरकारों द्वारा सूक्ष्म, लघु व मध्यम प्रदेश में सरकारों द्वारा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयास।
ठीक है, तो इन प्रयासों को हम पढ़ेंगे तो कोई बच्चा आज जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है 2005, एक बोल रहा है 1967, एक बोल रहा है 2006। कोशिश कीजिएगा भाई, आप आंसर दे सकते हो। चलेगा भाई। सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, प्रदेश सरकार द्वारा अलग से उद्योग नीति, कोई हरियाणा का है सिंगल बच्चा होगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। प्रदेश सरकार द्वारा अलग से जो उद्योग नीति है मेरे बच्चों, वो वर्ष 1991 के अंदर बनाई गई थी, वर्ष 1991। और इस नीति के अंदर जो संशोधन किया गया वो 2006 में किया गया, 2006। और 2006 के अंदर जो संशोधन किया गया उसमें फिर निवेश राशि तय की गई थी सूक्ष्म उपक्रम के लिए, लघु उपक्रम के लिए, मध्यम उपक्रम के लिए, जो हम सबसे पहले ही इस चैप्टर की जब हमने शुरुआत की थी वहीं पर हमने पढ़ लिया था कि सूक्ष्म के लिए 25 लाख रुपए तक की उत्पादित जो निवेश राशि है वो तय की गई है, ठीक है। और लघु के लिए 5 करोड़ रुपए तक की राशि तय की गई है। मध्यम के लिए जो राशि तय की गई थी बच्चों, वो भी हमने पढ़ा कि मध्यम के लिए जो राशि तय की गई थी 2006 की परिभाषा के अनुसार वो आपकी 5 करोड़ रुपए तक की राशि, सॉरी 10 करोड़ रुपए तक की राशि मेरे बच्चों तय की गई थी, है ना। तो प्रदेश सरकार द्वारा अलग से उद्योग नीति आपसे पूछ ले कि पहली बार कब लागू हुई थी, तो 1991 आपको बोलना है। फिर इसी के अंदर ध्यान रखिएगा 2005 के अंदर एक और नीति लाई गई, औद्योगिक व निवेश नीति। दो 2005 इसके अंदर जो संशोधन हुआ मेरे बच्चों वो 2011 में हुआ। संशोधन का मतलब इंप्रूवमेंट होता है, अमेंडमेंट जिसे आप बोल देते हैं। फिर औद्योगिक व निवेश नीति 2015 आपको ध्यान रखना है। औद्योगिक व निवेश नीति 2015, ठीक है। और 2020 ये आपको ध्यान रखना, कीजिएगा नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग से जो उद्योग नीति है वो 1991 आपको ध्यान रखना है। कई बार 91 ऑप्शन में ना हो तो इस नीति को जो लागू किया गया था मेरे बच्चों वो 1992 में लागू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है ना।
कई बार 91 ऑप्शन में ना हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम तो 91 ही आंसर देंगे, तो आपको 92 ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो उद्योग नीति बनाना, एक बनाई हुई उस पॉलिसी को लागू करना, दोनों बातों में डिफरेंस होता है। तो ये बनी 1991 के अंदर है, केंद्र सरकार से अलग होकर राज्य सरकार ने ये उद्योग नीति बनाई थी और इसको लागू किया था 1992 के अंदर। 92 के बाद 97 में, 97 के बाद 2005 के अंदर, 2005 के बाद 2011 में, 2011 के बाद 15 में, 15 के बाद 20 के अंदर। इस प्रकार से अपनी नई औद्योगिक नीतियां जो हैं उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारों के द्वारा लाई गई हैं। कीजिएगा नोट। उसके बाद फिर कुछ और योजनाएं हम पढ़ेंगे जो सरकारों ने शुरू की हैं। कीजिएगा भाई फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भाई, आज पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, 5 6 7 नंबर क्लास की पीडीएफ डाल देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे योजना की। तो बच्चों, जो आपके स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनके लिए एक लोन योजना लाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मेरे बच्चों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो लाई गई, ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। और कौन से उपक्रमों के लिए? ये लघु और सूक्ष्म उपक्रमों के लिए। तो इसके तहत लोन दिया जाएगा जो लघु और सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। और लोन दिया जाएगा कितने रुपए तक का? 10 लाख रुपए तक। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एक और स्कीम लाई गई, परफॉर्मेंस। और क्रेडिट रेटिंग स्कीम। मतलब जो भी औद्योगिक इकाई जैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको एक रेटिंग दी जाएगी, और इन उद्योगों को रेटिंग देने के उद्देश्य से इनकी परफॉर्मेंस के बलबूते ये स्कीम 2005 के अंदर मेरे बच्चों लाई गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि परफॉर्मेंस और क्रेडिट रेटिंग स्कीम जो है वो कौन से साल लाई गई थी? 2005 के अंदर। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया, उसे बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया। हालांकि सफल तो ये नहीं हुआ, लेकिन सरकार गुणगान तो इसकी करती है। स्टार्टअप इंडिया जो है मेरे बच्चों, ये 15 अगस्त 2015 को पूरे भारत के अंदर छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए चलाया गया। लोगों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर ही बनाना चाहती है, नौकरी तो सरकार दे नहीं रही। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हरियाणा एमएसएमई।
हरियाणा एमएसएमई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इसे हम बोलते हैं मेरे बच्चों। पुनरुद्धार ब्याज लाभ योजना। ठीक है, तो जो ब्याज की राशि होगी वो हरियाणा सरकार मेरे बच्चों छोटे उद्योगपतियों का वहन करने का काम करेगी। और ये जो योजना है ये 1 मई 2020 को शुरू हुई थी। मतलब जो ब्याज की राशि है जो ज्यादा हो चुकी है और छोटे उद्योगपतियों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार उस ब्याज राशि को मेरे बच्चों देने का काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है माल ढुलाई सहायता योजना। 14 अगस्त 2015 को बच्चों माल ढुलाई सहायता योजना जो है वो शुरू की गई। 14/8/2015 माल ढुलाई सहायता योजना आप लोगों को ध्यान रखनी है। कारीगरों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना को शुरू किया गया इसी दिन। कारीगरों हेतु ब्याज सब्सिडी। ये भी मेरे बच्चों 14 अगस्त 2015 को शुरू की गई। इसको भी 14 अगस्त 2015 को क्या किया गया, शुरू किया गया। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट का और टॉपिक हमारा बचता है, 1-2 योजना और मैं आप लोगों को बढ़ा देता हूं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के अंदर एमएसएमई से अंतर कक्ष व प्रशिक्षण केंद्र, यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बच्चों। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। तो तुम देख लो ऐसी चीजें ढूंढने के लिए मेरे को कितना टाइम लगता होगा, है ना। लगता होगा ना टाइम मेरे को। तो आप लोगों को तो ये लगता होगा कि यार 1 घंटे की बात है सर की, ठीक है छाप देते हैं। लेकिन उसके पीछे की मेहनत तुम्हें कब पता लगेगी, जब तुम खुद टीचर बनोगे। और खुद टीचर बनोगे तो पढ़ पढ़ के जब दूसरों को पढ़ाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक टीचर को अच्छा कंटेंट देने के लिए। अब आपने तो मेरे को नहीं बताया होगा कि मेरे को माल ढुलाई सहायता योजना आपको बतानी है, मैं यहाँ से चीजों को स्किप भी कर सकता हूँ। आप लोगों को ऐसे चैप्टर हैं ये, आप लोगों को तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज मैंने स्किप कर दी, है ना। और स्किप किया ही जा रहा है। हरियाणा में कौन तुम्हें पढ़ा रहा है इस तरीके से, कोई यूट्यूब चैनल वाला तुम्हें पढ़ा रहा है ये योजना? कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, क्योंकि मेहनत लगती है ना भाई। इतना टाइम आपको देना पड़ता है, 3 से 4 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, जब जाके ये चीजें निकल के आती हैं, है ना। तो ये तो ऐसे टॉपिक हैं। अब मान के चलिएगा करनाल जिले के अंदर मैंने एक मेला नहीं पढ़ाया तो तुम बता दोगे कि सर आपने ये मेला छोड़ दिया। अब ये तो ऐसे टॉपिक हैं कि आप कभी बता ही नहीं पाओगे कि मैंने क्या छोड़ा है और क्या मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चों आप लोगों ने कभी ऐसा कंटेंट देखा ही नहीं होगा किसी किताब के अंदर, है ना। ऐसी योजनाएं तुमने कभी सुनी ही नहीं होंगी। और फिर भी 1-2 ढक्कन होता है क्लास में, पता नहीं क्या बोल देता है खुद भी, है ना। गुस्सा भी आता है, लेकिन क्या करूं, सामने तो नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता।
है ना। तो एक दो तो ऐसा है, उसका बोलने का रवैया ही ऐसा हो जाता है कि मेरा मन करता है कि यार बस वरना तो मान के चलेगा मैं 3-4 क्लास में भी इकोनॉमिक्स करवा सकता था, लेकिन मैं कोई चैप्टर आपका स्किप नहीं करना चाहता, क्योंकि ये ईमानदारी आज से नहीं, मेरे 6 साल से ही खून में है मेरे भाई, कि मैं कभी भी बच्चों के साथ धोखे वाला काम करता ही नहीं हूं। मैं पैसा ज्यादा जरूर ले सकता हूं, मैं मेरे बैच की फीस बढ़ा सकता हूं, लेकिन कोई कंटेंट है जिसकी बदौलत हो सकता है आपका सिलेक्शन ही रुक जाए, हो सकता है 1-2 नंबर से, क्योंकि तैयारी करने वाला जो बच्चा होता है ना, वो उसका सिलेक्शन 1-2 नंबर से ही रहता है। अब 20-25 से किसी का सिलेक्शन रुका होगा तो उसने तैयारी की नहीं होगी, तो एक एक नंबर के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, है ना। नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिल रही है हरियाणा के अंदर, ये आप सभी जानते भी हैं, ठीक है, कि बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं हरियाणा के अंदर जॉब लगने के लिए। तो ईमानदारी होनी जरूरी है दोनों साइड से, टीचर्स को भी ईमानदार होना चाहिए, और टीचर जब ईमानदारी से अपना काम कर देता है ना, तो फिर स्टूडेंट को भी ईमानदार होना चाहिए, उस कंटेंट की वैल्यू को समझते हुए 4-5 बार उस चीज की रिवीजन करनी चाहिए। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो संयंत्र कक्ष हैं और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं बच्चों, ये कहाँ स्थापित किए गए हैं? ये एक तो IMT रोहतक के अंदर स्थापित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, ये IMT रोहतक के अंदर। और एक आपका स्थापित किया गया है फूड पार्क साहा, साहा तो आप लोगों ने सुना होगा, एक शाहाबाद है वो कुरुक्षेत्र में है, ये शाह है, शाह कहाँ है भाई? अंबाला के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 संयंत्र कक्ष और प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा में स्थापित किए गए हैं, एक IMT रोहतक के अंदर और एक शाह अंबाला के अंदर। तो तुम चिंता मत किया करो, पैनिक मत हुआ करो, पेपर से पहले अच्छे से सिलेबस होगा, तुम लोग पढ़ते रहो, रिवीजन की तुम्हें नौबत आनी नहीं चाहिए। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसी को तुम 3-4 बार रिवीजन करो, अगले टॉपिक की तरफ तुम क्यों बढ़ रहे हो? तो पेपर से काफी टाइम पहले, लगभग 1 महीना पहले सिलेबस कवर करा दूंगा मैं तुम्हारा। और देखिएगा सिलेबस यदि तुम चिल्लाते रहोगे तो मैं फिर टॉपिक ही स्किप करूंगा। अब यदि मैं ये MSME वाला चैप्टर स्किप कर देता तो तुम्हें थोड़ी पता चलता कि हरियाणा की इकोनॉमिक्स में MSME भी मेरे को पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि कोई नहीं पढ़ा रहा भाई। जब कोई नहीं पढ़ा रहा तो मेरे ऊपर कौन उंगली उठाएगा, है ना। उंगली तो वहां उठाई जाती है कि उस एप्लीकेशन पे पढ़ा रखा है सर, आपने नहीं पढ़ाया, तो उंगली उठाओगे। अब आपको यही नहीं पता है कि क्या मेरे को पढ़ाना है, तो मेरी मर्जी होगी, है ना। लेकिन तुम लोग पैनिक यदि नहीं होगे ना, तो बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, और कोई आसपास भी आपके नजर नहीं आएगा हरियाणा जीके के अंदर, ठीक है। हरियाणा जीके जो पढ़ाने वाले टीचर है ना, उनसे भी तुम तेज बनोगे। तो किसी भी एकेडमी में जाके यदि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछोगे ना, तो पसीने आ जाएंगे पढ़ाने वाले के ही। क्यों? क्योंकि वो खुद उस लेवल तक नहीं पढ़ते होंगे ना। तो आप लोग ईमानदारी से काम करते रहिएगा, मैं ईमानदारी से काम कर ही रहा हूं, तो अब की बात जरूर बनेगी, क्योंकि इतनी जबरदस्त की गई जो मेहनत है ना, वो रिजल्ट लेके आएगी ही आएगी। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। नेक्स्ट क्लास में हम एक बेहतरीन और चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। या तो हम एग्रीकल्चरल क्रेडिट की बात करेंगे, जिसे कृषि साख बोलते हैं, या हम बजट को पढ़ेंगे। तो लगभग आपकी 2 या 3 क्लास और हैं हरियाणा इकोनॉमिक्स की, फिर हरियाणा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, आर्थिक सर्वेक्षण हम पढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के बाद आपका जो सिलेबस है मेरे बच्चों, वो मेरे साइड वाला कंप्लीट हो जाएगा, और विवेक सर जो आपको पढ़ा रहे हैं दूसरा सेक्शन, उनकी भी लगभग 7-8 क्लास ही पेंडिंग होगी, और उसके बाद आपका बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कवर हो ही जाएगा। और जो लोग प्रैक्टिस के लिए आना चाहते हैं, वो 1 तारीख से मेरा जो नया बैच स्टार्ट होगा, CET मेंस प्रैक्टिस बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर कंप्यूटर आपका मैं कवर करवाऊंगा, हरियाणा जीके हम पढ़ेंगे कंप्लीट, जिसके अंदर करंट अफेयर और सारा का सारा जो सेक्शन होगा, जैसे आप लोगों ने मेरी किताब देखी होगी, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन वहां पर टॉपिक वाइज पढ़ने को मिलेंगे। हर टॉपिक से लगभग सारे के सारे क्वेश्चन मैं कवर करवा के चलूंगा। 2 महीने की मेहनत आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट पक्के लेके आएगी, क्योंकि हमने थ्योरी के रूप में चीजें कवर कर ली हैं। अब क्वेश्चंस के रूप में भी हम देख लेंगे कि एग्जामिनर के माइंड में ये जो टॉपिक हमने थ्योरी के रूप में पढ़े हैं, यहाँ से किस प्रकार के वो क्वेश्चन तैयार आप लोगों के लिए करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम EVS पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ये सारे के सारे जो नए सब्जेक्ट हैं उनके आपको मैं MCQ उस बैच के अंदर कवर कराऊंगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और एक ही ऑप्शन है मेहनत, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है।